हेलो एवरीवन, बीएमसीसी आईएएस आप सभी का स्वागत करता है। आज मैं आप लोगों के सामने करंट अफेयर के जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा हीट एंड डिबेटेबल टॉपिक है और हर कोई इस टॉपिक पे आप सभी के सराउंडिंग, चाहे वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, सारे लोगों के लिए ये मुद्दा बना हुआ है। डिस्कशन इस पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चलता है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कैसे कोई टॉपिक इतना हीट एंड डिबेटेबल कैसे बन सकता है। जब कभी भी, चाहे वो स्टेट लेवल का इलेक्शन हो या फिर यूं कह लें लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, उस टाइम पीरियड में सबसे पहले अगर कोई चीज मुद्दा उठ के आता है, वो मुद्दा उठाया जाता है, वो मैटर क्वाइन किया जाता है, दैट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म। और विदाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म हम लोग किसी भी चीज को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, अपने उससे रिलेटेड पॉलिसी को समझ नहीं सकते। मैटर बिहाइंड इट कि आपके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गिवन है जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और सभी को पता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मींस जिसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, बताता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 324 को लेकर डील करता है। अब मैटर इज दैट कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे स्टेट गवर्निंग बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, या जहां कहीं भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उनमें किन किन पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को हम रिफॉर्म कर सकते हैं, वो सारे के सारे मैटर आपको आज मैं डिस्कस करूंगा। और ये हमारे गवर्नेंस पेपर के लिए यूपीएससी में एंड आपके डेली लाइफ में, आप सोसाइटी में बैठते हो, किसी डिबेट कंपटीशन में बैठते हो, तो उन सारों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। आज क्वेश्चन मार्क लगाया गया है यहां पे, मींस व्हाई इलेक्टोरल रिफॉर्म नेसेसरी, क्यों जरूरी है कि हम प्रेजेंट टाइम में अपने जो जितने भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे लोकल लेवल हो, या फिर यूं कह लें हम सेंट्रल लेवल में लोकसभा या राज्यसभा के जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, उनमें रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों है, आज इस चीज पर जरा हम डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज इनवाइटेड political parties to discuss strengthening the electoral process amid allegations of electoral roll manipulation, duplicate EPIC numbers and concern over EVM VVPAT। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, आप सभी जानते हैं इलेक्शन के फिनिश होने के बाद 2 से 3 टॉपिक पर सबसे ज्यादा डिस्कशन स्टार्ट होता है। पहली चीज ये कि ईवीएम को हैक कर लिया गया। क्या रियली में ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं, अगर ऐसा हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी है, जरूरी है वो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए, हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं? तो दो के दोनों चीजों में हमको समझना पड़ेगा, दो की दोनों चीजों में हमको ये जानना पड़ेगा। अब फोकस करने का बात क्या है? These issues highlight the urgent need for electoral reforms to ensure free and fair elections। अब इन्हीं सारी चीजों को इंट्रोड्यूस कराया जाना है और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज किन किन चीजों को रिकमेंड कर सकती हैं कि कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस अगर हम कराते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। और आपके लिए ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे हम मेंस की बात करें या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। तो यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है आर्टिकल नंबर 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वेस्ट the superintendence, direction and control of election in the election commission, ensuring its autonomy in conducting election। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी जो हमारे कंट्री के इलेक्शन को हेल्ड कराएगी। कई बार स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, लोकल लेवल पर जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो किसके द्वारा कराए जाते हैं?
कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको लोकल लेवल पर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाना होता है। ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोकल लेवल पर जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, चाहे पंचायती राज सिस्टम में या फिर हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, वहां सबसे पहले हमको यह फोकस करना पड़ेगा कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल नहीं होता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की अगर बात करते हैं तो गवर्न्स द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड वोटर रजिस्ट्रेशन, जिसको सामान्य भाषा में आप वोटर लिस्ट के नाम से जानते हो या हिंदी में कहें तो निर्वाचक मतावली के नाम से जानते हैं आप इसको, जिसमें आपको 18 ईयर कंप्लीट होने के बाद सिटीजन ऑफ इंडिया अपना एक वोटर आईडी कार्ड बनाता है और जिस भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है वहां पर उसको वोटिंग राइट यूज करने का उसका राइट बनता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क किस चीज के लिए, वोटर रजिस्ट्रेशन एंड ईपीआईसी इश्यूएंस के बारे में। फिर एमसीसी मींस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ गाइडेंस टू इंश्योर एथिकल कैंपेनिंग एंड फेयर प्ले ड्यूरिंग इलेक्शंस। प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अगर कहीं लग रहा है तो यहां पर लग रहा है एथिकल कैंपेनिंग एंड फेयर प्ले ड्यूरिंग इलेक्शन। रीजन बिहाइंड इट, लैंग्वेज के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, पर्टिकुलर सिंबल के बेसिस पर लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लोगों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताया जा रहा है, फियर क्रिएट किया जा रहा है। कोई मेजॉरिटी के नाम पे फियर क्रिएट कर रहा है तो कोई माइनॉरिटी के नाम पे फियर क्रिएट कर रहा है। मींस जो हमारे डेमोक्रेटिक ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लूप होल हमें उसी में दिखाई पड़ रहा है और वही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करें हैं तो सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं इसके बारे में जरा देखते हैं, फोकस करते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इट इंक्लूड्स मैंडेटरी वीवीपैट यूज, डिस्क्लोजर ऑफ द क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बाय कैंडिडेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर इन केस ऑफ डिस्प्यूट। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको आप सभी जानते हैं, इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज आप इस बात को जानते होंगे कि बार बार ये क्वेश्चन रेस किया जा रहा है कि कौन सा ऐसा मामला हमें देखने को मिला, कौन सा ऐसा सेगमेंट हमको देखने को मिल रहा। तो जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को गाइडलाइन करता है कि देखिए आप बार बार ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन अगर रेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा और उस क्वेश्चन मार्क को हमको रिमूव करना है। अगर सच में ईवीएम के साथ कुछ ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा रहा है तो उस पर हमको अपनी नजर बना के रखनी पड़ेगी ताकि हम लोग जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर हमने यूज किया है अपने कंट्री को चलाने के लिए उसको मेंटेन करके रख सके और उसको फ्यूचरिस्टिक प्लान में लेकर चल सके। अब देखते हैं कि रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं कमिटीज कौन कौन सी आई हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक कमेटी आती है जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिटीज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, कई बार मैच कराने को आपको आता है कि कौन सी कमेटी किस टाइम पीरियड में किस चीज से रिलेटेड आई थी, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990s में रिकमेंडेड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन एंड स्ट्रिक्चर एमसीसी इन्फोर्समेंट। सेकेंड आती है वोहरा कमेटी दैट केम्स इन 1993। हाईलाइटेड क्या किया इन्होंने, नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स। मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इन दोनों चीजों के बीच में अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आज प्रेजेंट टाइम में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी एक सर्वे आया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया इस पे 2 से 4 दिन पहले, कि जितने भी यहां पे एमपी एमएलए हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज का जो लोग हैं उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट में कोई ना कोई केस चल रहा है। ऐसी चीजों को यहां पर वोहरा कमेटी ने फोकस किया कि एक नेक्सस चल रहा है क्राइम एंड पॉलिटिक्स के बीच में, यह रिफॉर्म की बात इन्होंने की। इसके बाद हम बात करें अगर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी दैट फॉर्म इन 1998, इन्होंने पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस की बात की। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दैट फ्रेम्ड इन 2007
focus on the ethics of the governance and electoral transparency. So all these things, all these committees just highlighted how we can create, how we can adopt reform in our electoral process that help in the enhancing quality of the democratic order in our country. Now, Tankha Committee 2010 proposed reform in the election law, including EVM and VVPAT improvement. So, first of all, I would like to highlight one point, that is कि सबको अभी फोकस करके ईवीएम, वीवीपैट और इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो कमिटीज हैं, इनको आप अपने माइंड में बना के रखिए. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके सामने आना चांस बनता है, और अगर चांस बनता है तो आप रिस्क नहीं लेना, आप सबको एक साथ कलेक्ट करके रखिए, बटोर के रखिए, समेट के रखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स लाकर प्रीलिम्स क्वालिफाई करें और उसी चीज को एक्सपैंड मेथड में करके आप मेंस एग्जामिनेशन में अपनी बेटर परफॉर्मेंस कर सकें. चलिए देखते हैं क्या क्या इश्यूज हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म को लाने की बात करें. सबसे पहले ईवीएम एंड वीवीपैट कंसर्न. ये कहते हैं कि अपोजिशन पार्टीज डिमांड 100% वीवीपैट ईवीएम मैचिंग साइटिंग पोटेंशियल टेम्परिंग. कहते हैं ना कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है, जो रूलिंग में, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तब तो ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो ईवीएम में प्रॉब्लम है. कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को मैं पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर कंसीडर करता हूं. और हां, अगर आप इसको ओरिजिनली कंसीडर कर रहे हैं तो आपको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. और रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों को कॉल भी किया कि ईवीएम और वीवीपैट से रिलेटेड आपके जो प्रॉब्लम है, आप टेम्पर करने की जो बात कर रहे हैं, कीजिए, हम भी देखना चाहते हैं. ये सारे वो फैक्टर थे, ये सारे कंसीडर करने वाले पॉइंट थे. कहीं ये इंडिया के डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इंडिया के पॉलिटिक्स को या इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना डिफेम करने की कोशिश तो नहीं थी, या फिर क्या चीजें थी, इस पर बात हो रही है. सेकंड, PILs फाइल सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ रिटर्न टू द बैलेट पेपर. देखिए, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हर फील्ड में अडॉप्ट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि हमको इलेक्शन प्रोसीजर में भी कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए. वीवीपैट के अलावा यहां जो बात की जा रही है कि बैलेट पेपर लेके आइए, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि बैलेट पेपर के टाइम पीरियड में क्या से क्या नहीं हुआ है. इंडिया में क्राइम रेट को इंक्रीज करते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बैलेट पेपर को क्या किया, कैप्चर किया, बूथ कैप्चर किया और अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड किया. तो ये भी चीजें कंसीडर करने लायक है कि एक ही चीज के पॉजिटिव डायमेंशन पर फोकस नहीं कर सकते या एक ही चीज के नेगेटिव डायमेंशन पर फोकस नहीं कर सकते. आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा एक बैलेंस सिचुएशन पे कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, उन दोनों को हमको ध्यान में रखना चाहिए. इसके अलावा इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एलिगेशन ऑफ फेक वोटर्स इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इलेक्शन. एग्जैक्टली हाल ही में अभी मार्च, इफ आई एम करेक्ट, फरवरी में दिल्ली इलेक्शन में जब कंडक्ट कराया जा रहा था, उस समय बहुत ढेर सारे फेक वोटर्स का मामला आया. कुछ ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में, चाहे वो बांग्लादेश के रहने वाले हो, चाहे रोहिंग्यास रहे हो, इनका मामला आया. तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन का मामला हमको रिफॉर्म करने की जरूरत है. साथ ही साथ EPIC नंबर डुप्लीकेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं. वोटर्स इन स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल एंड गुजरात शेयर आइडेंटिकल EPIC नंबर, रेजिंग डाउट अबाउट वोटर लिस्ट इंटीग्रिटी. ये फैक्टर है. साथ ही साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. अंत में हम उस डायमेंशन पर पहुंच ही गए. क्या कहा जा रहा, जरा देखिए. 46% of MP elected in 2024 have criminal cases and 31% of the serious charge like murder and rape. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा जा रहा है किसके थ्रू? ये कहा जा रहा है ADR की रिपोर्ट के थ्रू. जरा फोकस कीजिए, हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनमें खुद क्रिमिनल का नेचर बसा? क्या उम्मीद किया जा सकता? फोकस इधर करना है. फोकस हमें उस पॉइंट पर करना है कि डेमोक्रेसी का जो ओरिजिनल ऑर्डर होना चाहिए, या मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, इन दोनों के बीच में आखिर रिलेशन क्या बन रहा है? कहीं हम अपने डेमोक्रेटिक ऑर्डर को
अंडरस्टैंड ना करके गलत ट्रैक पर तो नहीं बढ़ना है। इस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा और इसके लिए रिफॉर्म की बात करनी पड़ेगी। अनरेगुलेटेड कैंपेन एक्सपेंडिचर्स, पॉलिटिकल पार्टी एक्सीड expenditure limit with the 2024 Lok Sabha election estimated to cost 1 लाख करोड़ रुपीस। ये छोटा अमाउंट नहीं है। जरा देखिए, ये हमको सबसे पहले माइंड में अपने बनाकर रखना पड़ेगा। और कौन कौन से रिफॉर्म को हमको फोकस करना है, जरा उस पर मैं बात करूं आपसे। तो ईवीएम वीवीपैट इनहेंसमेंट की सबसे पहले बात हो रही। कहा जा रहा है कि सैंपल साइज वीवीपैट ईवीएम की जो है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रीजन वाइज सैंपलिंग की जा सके और वीवीपैट स्लिप से सारी की सारी डिस्क्रिपेंसीज को हम गेन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आधार ईपीआईसी लिंकिंग की बात करें तो आधार विथ ईपीआईसी इलिमिनेट डुप्लीकेट वोटर्स इंश्योरिंग प्राइवेसी सेफगार्ड। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टिकर एमसीसी इंफोर्समेंट की बात करें तो इलेक्शन कमीशन रिवोक करता है स्टार कैंपेनर्स को कि ज्यादा से ज्यादा आप स्टेटस फॉर एमसीसी वायलेशन को प्रिवेंट होने से ब्रेक होने से बचाइए। इसके अलावा स्ट्रिक्टर एमसीसी एनफोर्समेंट ये तो देख लिया हमने। फिर क्या था, एक्सपेंडिचर कैप्स क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेंडिचर कर सकते हैं जो भी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसका भी हमको एक लिमिट लगाना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज पब्लिसाइजिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर कोई ऐसा पर्सन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो पब्लिक के सामने उसको बताना जरूरी है कि देखिए आपके सामने जो आपके कैंडिडेट हैं उनका ये रिकॉर्ड रहा है। नाउ आप डिसाइड करो कि आप किसको इलेक्ट करके भेजना चाहते हो, पब्लिक के हाथ में छोड़ दीजिए क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स की इस चीज से बात कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। कंक्लूजन ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर essential to address issues like EVM reliability, electoral roll manipulation, criminalization of the politics by implementing scientific VVPAT sampling, linking Aadhaar with EPIC and enforcing sticker campaign regulation. Election can restore public trust, the electoral process, a collaborative effort between the election commission and the political party and the civil society is crucial to ensure free, fair and transparent election. मैंने आपसे हमेशा इस बात को फोकस किया है कि अकेले वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही क्यों ना हो, अकेले कोई काम कंडक्ट करके उसमें सक्सेस गेन नहीं कर सकते। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज, जब तक उसमें इलेक्टोरल के जो पार्टीज, सिविल सोसाइटीज या इलेक्शन कमीशन, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए और इसके साथ साथ चाहिए हमको इलेक्टोरल अवेयरनेस या इलेक्टोरल लिटरेसी कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए ताकि लोग इस बारे में जुड़ सके, कनेक्ट हो सके और अपने आप को पूरा डिफाइन कर सके, एक्सप्लेन कर सके। रीजन बिहाइंड इट, ये जब तक नहीं किया जाएगा तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम कैसे लोगों तक अपनी चीजों को डिलीवर कर पाए, लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचा पाए। इलेक्शन कमीशन इस बात पर भी फोकस करता है। बार बार वो ऐसे स्टार कैंपेनर को लेके आता है जो अपने वोट के, अपने राइट को, सारी चीजों को बता सके। और लिटरेसी, इलेक्टोरल लिटरेसी बढ़ना इसलिए मैंडेटरी है ताकि इस पॉइंट पर हम फोकस कर सकें कि हमारे वोटर्स को इलेक्शन से पहले मैनिपुलेट ना किया जा सके। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग एक ऐसे सोसाइटी से हैं जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है जहां लोगों को चीजों का इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज ऐसे समूह में रहिए, ऐसे ग्रुप में रहिए जो मैनिपुलेशन को प्रिवेंट कर सके, बचा सके और आपके और अपने सराउंडिंग में किन चीजों पर काम करके डेवलपमेंट कराया जा सकता है उन पॉइंट पर फोकस करें। जुड़ता हूं अगली क्लास में आपके साथ एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए करंट अफेयर के फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन देके जाता हूं जो सिविल सर्विसेज 2018 में आपके सामने पूछा गया था। पॉइंट क्या था? In the light of recent controversy regarding the use of electronic voting machine, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में EVM कहते हैं, what are the challenges before the Election Commission of India to ensure trustworthiness of elections in India? ये क्वेश्चन आपके सामने गवर्नेंस सेक्शन में आएगा और आप इसको ध्यान से कोशिश कीजिए 250 वर्ड्स में लिखने के लिए। और जब आप क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो BMCC कोर टीम के उसमें आप
अपलोड कर सकते हैं, आप नंबर पर भेज सकते हैं और वो आपको रिप्लाई भी उसका दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपका भला करे, जय हिंद।